नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में दिनांक 29 फरवरी से 1 मार्च 2024 को होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 की तैयारी जोरों पर चल रही है। भारत में जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है या नहीं विषय पर होने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के संबंध में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा से अमित कुमार चिचानी की आज के मेहमान कार्यक्रम में बातचीत हुई। पेश है ये खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, हम चैनल के माध्यम से मेवाड़ विश्वविद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी देते हैं और व्यक्ति विशेष से भी आपकी बातचीत कराते हैं। ऐसी ही बातचीत आज मेरी हो रही है मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलती है, साथ ही विभिन्न तरह की गतिविधियां भी आयोजित होती है। इसी के संदर्भ में इस बार भी अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन भी हो रहा है। इसके बारे में क्या खास है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी अमित जी, इसका संदर्भ बहुत प्रासंगिक है और चित्तौड़ के और पूरे उदयपुर मंडल के जो भामाशाह हुए हैं और हैं, उनमें से श्री नंदलाल गदिया जी भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपना जीवन, अपना धन, मन और श्रम तीनों ही मेवाड़ विश्वविद्यालय की स्थापना में अर्पित किया और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ गर्ल्स कॉलेज जो है उसकी भी स्थापना उनके संरक्षण में हुई और मेवाड़ संस्थान वसुंधरा गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित हुआ। जिस समय बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इस क्षेत्र के अपने धन को इन्वेस्ट कर रहे थे मार्बल बिजनेस में, उस समय इस दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जनपद में श्री नंदलाल गदिया जी ने अपने रिसोर्सेस को विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्वेस्ट किया। इस जिले में, इस जनपद में, बल्कि मैं तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसी पुण्य भूमि है कि महाजनपद कहना चाहूँगा, इस पूरे क्षेत्र में जिसकी मिट्टी को राणा प्रताप जी अपने पगड़ी में रख कर जाया करते थे और नमन किया करते थे, साथ में ले जाते थे, इस जनपद को इग्नोर किया गया बहुत लंबे समय तक। 70 वर्षों में आज इस जनपद में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में शैक्षणिक दृष्टि से ये जनपद पिछड़ा हुआ है, जबकि आर्थिक संसाधनों में बहुत आगे है। तो नंदलाल गदिया जी ने अपने तमाम रिसोर्सेज जो थे उनको इकट्ठा करके, पूल करके पूरे गदिया परिवार ने इन्वेस्ट किया और इस डिस्ट्रिक्ट की पहली और अकेली यूनिवर्सिटी मेवाड़ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुई। वो चाहते तो अपने नाम से भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते थे या गदिया विश्वविद्यालय के नाम से कर सकते थे, लेकिन मेवाड़ की पुण्य धरा को समर्पित है ये विश्वविद्यालय और मेवाड़ के सम्मान में इसका नाम मेवाड़ विश्वविद्यालय रखा गया। ये विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और जहाँ तक इस प्रतियोगिता का सवाल है, श्री नंदलाल गदिया जी की पुण्य स्मृति में भी हम लोग प्रतिवर्ष ये 29 फरवरी और 1 मार्च को इसका आयोजन करते हैं और पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिता बहुत सफलतापूर्वक आयोजित हुई थी, जिसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने, जो कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हमेशा ये वाद विवाद प्रतियोगिता ऐसे विषय पर आयोजित की जाती है जो राष्ट्र के सम्मुख एक प्रश्न होता है और इस बार भी ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है जी, इस पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है और 29 फरवरी और 1 मार्च को ये संपन्न होगा। विषय इसका भारत में जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है रखा गया। ये मोशन मूव किया जाएगा और दोनों टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, फॉर और अगेंस्ट में। इस प्रतियोगिता में श्री नंदलाल गदिया मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी
जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है, और साथ ही प्रथम में 5, द्वितीय में 5 व तृतीय में 5 पुरस्कार रखे गए हैं। ये प्रतियोगिता हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी, और तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निमंत्रण भेजे गए हैं। वो सभी विद्यार्थी आएंगे और चित्तौड़गढ़ की इस पुण्य धरा से आशीर्वाद भी लेंगे। मेवाड़ विश्वविद्यालय में ठहरेंगे, यहाँ देखेंगे और इंस्पायर्ड होंगे यहाँ से, और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है सर मेवाड़ विश्वविद्यालय की इस प्रतियोगिता को लेकर? बहुत बड़ी तैयारी है। हमने इन 300 से अधिक प्रतिभागियों के आने के लिए भारत के तमाम विश्वविद्यालयों को निमंत्रित किया है। उनके माननीय कुलपतियों और कुल सचिव और विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों, प्रोफेसर्स को पत्र लिखे गए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार और भी इसका होराइजन बढ़ा दिया गया है, और आने वाले वर्षों में इसको हम सार्क लेवल पर भी ले जाएंगे, क्योंकि सार्क देश भी प्रभावित होते हैं भारत की राजनीति से, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से, और भारत के विकास से, और भारत की प्रतिष्ठा से। पिछली बार जब वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी तो उसका था मतलब कि मतदान आवश्यक क्यों, तो उससे क्या मैसेज गया आम जन में इस वाद विवाद प्रतियोगिता से? इसकी इम्पोर्टेंस पता चली भारत की जनता को कि मतदान का महत्व क्या है। मतदान एक ऐसा विषय है भारत में जिसकी लगातार प्रतिशत बढ़ने से क्वालिटी इलेक्शंस की बढ़ी है, क्वालिटी सरकार की बढ़ रही है, और नवोदित भारत और 2024 और इसके बाद के भारत को और आने वाले समय में हम ये स्पष्ट करने में भी कामयाब हुए हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को और भारत की राजनीति को बहुत ही मेधावी युवाओं और युवतियों की ज़रूरत है। और पहले जो ये धारणा थी कि राजनीति में जाने लायक वो क्षेत्र नहीं है, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, अब भारत का जो युवा है जिस तरह से आगे आया है और तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने इसमें योगदान किया है, आज भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट्स की वर्किंग हो, चाहे वो संसद की वर्किंग हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों की वर्किंग हो, पीढ़ी ने आकर के उसका अंदाज ही बदला है। आज ब्रिलियंट एडवोकेट्स, बिल्कुल यंग बॉयज एंड गर्ल्स बड़े बड़े कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी प्लीड करते हुए देखे जा रहे हैं। और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट वसुंधरा गाजियाबाद पिछले 23 वर्षों से विधि के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इतने एडवोकेट्स और जजेस को प्रोड्यूस किया है हम लोगों ने कि आज वहाँ के बार्स में, वहाँ के कोर्ट्स में चारों ओर मेवाड़ से पास आउट विद्यार्थी हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने मनवाया है। और जैसा कि इस बार का विषय है कि भारत में जाति जनगणना राष्ट्रीय हित में है या नहीं, तो इसके संबंध में भी थोड़ा सा आप बताएं, तो अपने विचार बताइए। जी, भारत में हमारे जो मेंटर्स हैं इस विश्वविद्यालय के, उनमें जनसत्ता के पूर्व संपादक श्री राम बहादुर राय जी भी हैं, और बहुत सफल और बहुत बड़े लेखक हैं अपने आप में, और बहुत बड़े पत्रकार भी हुए हैं, और आपातकाल में वो रहे, आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे, और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने काम किया। और जो बाद में कालांतर में मंडल कमीशन की स्थापना की मोरारजी सरकार में, और उसमें जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6-3 के रेशियो से 9 जजेस की संविधान पीठ ने सही ठहराया। 1992 में 16 दिसंबर को यह फैसला आया था। तो जब तक भारत में जातीय जनगणना और जातियों का मूल्यांकन, जाति ही भारत में, चूंकि कास्ट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप का जो नेक्सस होता है वो भी रूरल इंडिया में ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी जो पूर्ववर्ती जातियां हैं वो उन्हीं व्यवसायों को कर रही हैं जो वो सदियों से करती आई हैं। इसलिए कास्ट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप जो कि नहीं टूटा है, इसलिए आरक्षण सदैव ही प्रासंगिक रहा है। और भारत जैसे देश में जिसने सदियों की गुलामी को झेला है और गरीब देश रहा, ये अब तो खैर समृद्धता की ओर बढ़ रहा है, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें अभी कितना भी समय लगे आरक्षण को रखना चाहिए। और आज तमाम जातियां आगे आई हैं, उनके युवक और युवतियां आगे आए हैं, और उन्होंने देश को बहुत मजबूती से संभाला हुआ है। और जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने
ओके किया था। और भारत में बैकवर्ड कास्ट ही बैकवर्ड क्लास हैं, क्योंकि संविधान में बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज किया है, तो कास्ट ही क्लास है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। और बात भी सही है, क्योंकि कास्ट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हुआ है। तो जातियों को, गरीबों को आरक्षण का उद्देश्य गरीबी मिटाना नहीं है, उसके लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं बहुत वर्षों से चल रही हैं। आरक्षण का जो उद्देश्य है वो राज्य के, स्टेट के एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क में समुचित प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सभी जातियों को देने की बात है, जिससे राष्ट्र की मुख्य धारा का निर्माण हो सके। और इस संदर्भ में जातीय जनगणना हमेशा सहायक रहेगी और आईने की तरह ये चीजें स्पष्ट होंगी कि जातीय स्थिति भारत में क्या है, क्योंकि पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग हैं भारत के। जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय जो विद्यार्थियों के लिए क्या क्या नए गतिविधियां आयोजित कर रहा है, उनके विकास के लिए, उनके उच्च शिक्षा के लिए? आज के समय में पिछले 3 दशकों से अपने शैक्षणिक काल में मैंने लगातार इस बात पर जोर दिया है, और भारत के सभी शिक्षक इस बात पर एक मत हैं कि बहुविषयी शिक्षा दी जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाए। और हमारे विश्वविद्यालय और मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री अशोक कुमार गदिया जी हैं, और मेवाड़ विश्वविद्यालय के चांसलर भी वही हैं। और मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी का जहाँ तक सवाल है, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, श्री गोविंद लाल गदिया जी उसके अध्यक्ष हैं। और मेवाड़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और चांसलर श्री अशोक कुमार गदिया जी हैं। वो भी बहुविषयक शिक्षा प्रणाली में यकीन करते हैं, और बहुत से तमाम जो व्यक्तित्व के तमाम आयाम हैं, लोग अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं बातचीत में संकुचित ज्ञान के कारण कि मानव के कई चेहरे होते हैं, 2 चेहरे हैं, दोहरा चरित्र है, तेहरा है, हजारों चरित्र हो सकते हैं, हजारों चेहरे हो सकते हैं। जितने भी ह्यूमैनिटीज की ब्रांचेस हैं, वो सभी जब व्यक्तित्व में उससे संबंधित तमाम वर्च्यूज मौजूद हैं इंसान के अंदर, वो वर्च्यूज जब डेवलप होती हैं तो मानव के बहुत से बहुआयामी कैलाइडोस्कोपिक पैटर्न्स नजर आते हैं, और वास्तव में उसका चेहरा खिलता है फिर ज्ञान से। तो ऐसे बच्चे जो हमें, ऐसे वकील चाहिए जो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय धर्म, भारतीय न्याय प्रणाली और भारत के समग्र विकास और भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत के संविधान, भारत के कानून और अंतरराष्ट्रीय जगत में जो उपलब्धियां हैं, कंपैरेटिव स्टडीज का उनको ज्ञान हो, जिससे जो निर्णय दिए जाते हैं वो भी प्रासंगिक हो और तमाम लोगों का उससे भला हो सके। इसी तरह हमारे मैनेजर्स, हमारे लीडर्स का बहुविषयक और बहुआयामी दृष्टिकोण हो। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को ओके किया है, भारत की प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी, उसने नई शिक्षा नीति को जिस तरह से गहराई में जाकर के उसका अध्ययन किया, शिक्षा को प्रासंगिक बनाया है। और मैं समझता हूं कि भारत जो युवा है, भारत का 2047 तक आते आते भारत विश्व की अब 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था तो लगभग बनी गया है। ये भारत एक महाशक्ति बनेगा और मानवता के काम आएगा, जैसे कोरोना काल में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर पूरी मानवता की सेवा की। भारत विश्व गुरु बने, उस ज्ञान से सबका कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा सभी लोग सोचते हैं वर्तमान भारत में। इस वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। हमको अपने मस्तिष्क के जितनी भी खिड़कियां हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो हमेशा खुले रहने चाहिए, करना चाहिए और उनको बहुत खूबसूरती से अपने मस्तिष्क में आने के लिए आने देना चाहिए और उनका फिर विश्लेषण करके जो भी समग्र विचारधारा है, उस विचारधारा को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग या किसी तरह की पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं ही इतना उनको एक्सपोजर है, इतने कंप्यूटर सेवी हैं और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे हैं और इतने इनोसेंट भी हैं, क्योंकि अकेले ही बचपन से जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि परिवार अब सीमित और नियंत्रित हैं। परिवारों के स्ट्रक्चर्स, पूरा सोशल स्ट्रक्चर भारत का बदला है, तो वो बच्चे बहुत ही भोले भाले हैं
उनको बस थोड़े से दिशा निर्देशन की जरूरत है। बाकी ना उनमें ऊर्जा की कमी है और ना ही कोई सोच में कमी है। तो ये बात रही डॉक्टर आलोक मिश्रा जी की, मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति की, कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सर, कार्यक्रम में आए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपको, आपकी टीम को और आपके चैनल